जेडी वाटसन के अनुसार सेल साइकिल या कोशिका चक्र कोशिकाओं का जीवन चक्र है, जिसमें कोशिकाओं के मूलभूत आकार और मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन होते हैं और एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका पैदा करती है। एक खास दशा से शुरू होकर पुनः उसी दशा में वापस आने के बीच एक कोशिका के जीवन चक्र में जो मॉर्फोलॉजिकल और मेटाबॉलिक चेंजेस घटित होते हैं उन्हें कुल मिलाकर सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल को हम दो प्रमुख दशाओं में बांट सकते हैं और इन दोनों दशाओं में कई छोटी छोटी दशाएं होती हैं। ये दो प्रमुख दशाएं हैं डिविजनल फेज या माइटोसिस और इंटरफेज। दो डिविजनल फेजेस के बीच एक इंटरफेज होता है। नाम से यह जाहिर है कि डिविजनल फेज के दौरान कोशिकाएं विभाजित होती हैं और इंटरफेज के दौरान वे दोबारा विभाजित होने के लिए अपनी तैयारी पूरी करती हैं। डिविजनल फेज 4 दशाओं में कंप्लीट होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। वहीं इंटरफेज को भी हम 3 दशाओं में बांट सकते हैं: G1, S और G2 फेजेस। यहां G1 और G2 ग्रोथ फेजेस हैं और इस दौरान कोशिका कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाती हैं जिनकी जरूरत उन्हें अगली दशा में पड़ने वाली है। एस फेज सिंथेसिस फेज कहलाता है क्योंकि इस दौरान कोशिकाओं का डीएनए रेप्लिकेट करता है। सिंथेसिस फेज के बाद क्रोमोसोम्स अपनी सिंगल क्रोमेटिड वाली अवस्था से डबल क्रोमेटिड वाली अवस्था में वापस आ जाते हैं। G1 फेज में एक G0 फेज भी पाया जाता है। इसे चेक पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में G0 फेज काफी लंबा होता है, जैसे कि मसल सेल्स या पौधों में परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं। कुछ कोशिकाएं इस दशा में हमेशा के लिए रुक जाती हैं और दोबारा विभाजित नहीं होती, जैसे कि न्यूरॉन सेल्स। दूसरी ओर कुछ कोशिकाओं में यह दशा न के बराबर होती है, जैसे कि एम्ब्रायोनिक सेल्स या पौधों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं। कोशिका चक्र या सेल साइकिल एक बहुत ही सुनियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें हर एक दशा से पहले कोशिकाएं ये सुनिश्चित कर लेती हैं कि अगली दशा में जाने के लिए सब कुछ ठीक है या नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कोशिका के डीएनए में कोई म्यूटेशन या बदलाव हो गया है तो उसे रिपेयर किए बिना वो कोशिका G1 से S फेज में प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा करने पर यह म्यूटेशन डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो जीव के लिए घातक हो सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जेनोपस लेविस नामक मेढक के मैच्योर ओसाइट के न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट इमेच्योर एग को समय से पहले ही मैच्योर एग में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मैच्योर एग के न्यूक्लियर एक्सट्रैक्ट में मैच्योरेशन को प्रमोट करने वाले पदार्थ यानी मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर्स, जिन्हें हम MPF कहते हैं, वो पाए जाते हैं। रिसर्च में यह पता चला कि ये MPF दरअसल 2 प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं: साइक्लिन्स और CDKs। कोशिका चक्र के अलग अलग दशाओं के लिए अलग अलग साइक्लिन्स और CDKs के जोड़े निर्धारित किए होते हैं। यह टेबल दर्शाता है कि कौन से साइक्लिन और CDK सेल साइकिल के कौन से दशा या फेज में काम करते हैं। G1S के लिए CDK4 या 6 के साथ साइक्लिन D, G1S लेट फेज के लिए CDK2 के साथ साइक्लिन E, S फेज के लिए CDK2 के साथ साइक्लिन A और G2 से M फेज में जाने के लिए CDK1 के साथ साइक्लिन B काम करते हैं। साइक्लिन प्रोटीन्स का नाम ऐसा इसलिए है कि ये प्रोटीन साइक्लिक तरीके से बनते हैं और कार्य संपन्न हो जाने के बाद अपने रॉ मटेरियल यानी कॉन्स्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। इस चित्र में अलग अलग साइक्लिन्स के पैदा होने और उनके खत्म होने की दशाओं को दिखाया गया है। साइक्लिन्स और CDKs के पेयर्स एक साथ जुड़कर यानी एक कॉम्प्लेक्स बनाकर काम करते हैं। साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स के एक्टिव अवस्था में आने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। एक दूसरे के साथ बाइंड करने के बाद CDK के 15वें अमीनो एसिड यानी टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट किया जाता है। यह कार्य V1 नामक एक काइनेज करता है। फिर एक दूसरा काइनेज जिसका नाम CAK यानी CDK एक्टिवेटिंग काइनेज है, वो 161वें अमीनो एसिड यानी थ्रीओनिन को फॉस्फोराइलेट कर देता है। इन सभी अवस्थाओं में ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव स्टेट में ही होते हैं। अब एक तीसरा एंजाइम जिसका नाम CDC25 है, जो कि एक फॉस्फेटेज है, वो 15वें अमीनो एसिड यानी टायरोसिन से फॉस्फेट को हटा देता है, लेकिन 161वें अमीनो एसिड थ्रियोनिन के फॉस्फेट को छोड़ देता है। अब यही वो अवस्था है जिसमें साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स अपने एक्टिव स्टेट में रहते हैं।
अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार साइक्लिन सीडीके के ये कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल के अलग अलग दशाओं को रेगुलेट करते हैं। धन्यवाद।